चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा oogenesis के ऊपर। काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और ये आता है तो इसके अंतर्गत देखना शुरू करें। ह्यूमन व ह्यूमन व अदर एनिमल्स में ह्यूमन व अदर एनिमल्स व मैमल्स में ज्यादा बेहतर है। ह्यूमन व अदर मैमल्स में फीमेल ग्लैंड अदर मैमल्स में फीमेल गोनेड सॉरी फीमेल गोनेड फीमेल गोनेट्स ओवरी के रूप में फीमेल गोनेड ओवरी के रूप में फॉर्म में होती हैं या होते हैं। यह स्ट्रक्चर जो गोनेड हैं, गोनेड का मतलब जनक, ठीक है। और जनक क्या होते हैं? जनक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। क्या लिखा? यह स्ट्रक्चर एक्सोक्राइन एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन। आपको पता होगा ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स, राइट। तो जो गोनेड में ओवरी जो है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो ओवरी यहां पर पाई जा रही है, एक्सोक्राइन व एंडोक्राइन बोथ टाइप की बोथ टाइप के बोथ टाइप के ग्लैंड ग्लैंड या हम इसी को कह सकते हैं ऑर्गन। बोथ टाइप के ग्लैंड या ऑर्गन ग्लैंड या ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन होते हैं या के रूप में कार्य करते हैं। नए लाइन से लिखे हैं, एक्सोक्राइन ऑर्गन के रूप में एक्सोक्राइन ऑर्गन के रूप में यह कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन या कुछ फीमेल सेक्स हार्मोन, फॉर एग्जांपल यहां पर हार्मोन कौन कौन से हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जांपल यहां पर हो जाएगा रिलैक्सिन हार्मोन, जैसे रिलैक्सिन कॉमा प्रोजेस्ट्रॉन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट मींस हार्मोन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन हार्मोन है जो कि ओवरी के द्वारा सेक्रीट होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या लिखा? रिलैक्सिन कॉमा प्रोजेस्ट्रॉन प्रोजेस्ट्रॉन कॉमा इनबिन, इनबिन हार्मोन भी यहां पर सेक्रेट होता है जो कि एफएसएच और जीएनएच, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को पिट्यूटरी ग्लैंड में जाकर के नेगेटिव फीडबैक देता है, जिसके कारण क्या होता है, वो सेक्रेट नहीं होता। इनबिन कॉमा एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन आदि, या एस्ट्रोजन आदि नहीं लिखिएगा, एस्ट्रोजन का सेक्रीशन करती है, एस्ट्रोजन का सेक्रीशन करती हैं। यानी कि यहां पर रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, इनबिन और एस्ट्रोजन चार प्रकार के हार्मोन जो हैं वो सेक्रीट होते हैं, किससे? ओवरी के द्वारा। इसके ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और याद करने के लिए आप इसका एक कोड बना लीजिए, राइप, RIPE, राइप, और आगे लिख दीजिएगा ओवरी। और आपको पता है राइप मीन्स क्या होता है? पका हुआ, यानी पकी हुई ओवरी। जब ओवरी मैच्योर हो जाती है तो उससे चार टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं, एक होता है रिलैक्सिन, दूसरा होता है इनबिन, तीसरा होता है प्रोजेस्टेरोन और चौथा हार्मोन यहां पर सेक्रेट होता है एस्ट्रोजन। ये चार टाइप के हार्मोन सेक्रेट होते हैं ओवरी के द्वारा, राइट। चलो लाइन से लिखे हैं, ओवरी में प्रोड्यूस होने वाले एग, ओवरी में प्रोड्यूस होने वाले एग राउंडेड राउंडेड कॉमा लार्ज साइज, राउंडेड कॉमा लार्ज साइज कॉमा यूनिन्यूक्लिएटेड यूनिन्यूक्लिएटेड व नॉन मोटाइल, यूनिन्यूक्लिएटेड व नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं
जो मेल स्पर्म की कंपैरिजन में, जो मेल स्पर्म की कंपैरिजन में लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज का होता है, लिखिएगा मेल स्पर्म्स के कंपैरिजन में लार्ज साइज का होता है, क्योंकि एग एक ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है, लार्ज साइज का होता है। लाइन से लिख लीजिए फटाफट। ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर एग या ओवा या ओवम या ऊटिड या oocyte, कुछ भी रह रहे हैं तो ये आपको नाम याद रखना है। एग को हो, या इसी को हम लोग ओवा कह सकते हैं, या इसी को हम लोग ओवम कह सकते हैं, या इसको हम लोग ऊटिड कह सकते हैं, या इसको हम लोग oocyte के नाम से भी जानते हैं। तो एग याद रखो, एग या ओवम का फॉर्मेशन, का फॉर्मेशन यानी निर्माण, फॉर्मेशन oogenesis, oogenesis कहलाता है, oogenesis कहलाता है। आगे लिखें, oogenesis, oogenesis एक लार्ज यानी बड़ी व कॉम्प्लेक्स, एक लार्ज व कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। oogenesis एक लार्ज व कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो ओवरी के भीतर, जो ओवरी के भीतर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, याद रखिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर, या इसी को हम लोग जर्म सेल कह सकते हैं, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, जर्म सेल में होती है, जर्म सेल में होती है। लाइन से लिखें बच्चा, oogenesis, oogenesis की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह होती है। oogenesis की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह होती है, जिसमें फॉलोइंग टाइप के, इसमें निम्नलिखित प्रकार के, जिसमें फॉलोइंग टाइप्स के स्टेप्स पाए जाते हैं, इसमें फॉलोइंग टाइप के स्टेप्स पाए जाते हैं। जैसे नंबर 1, पहला जो स्टेप यहां पर होगा उसको हम लोग बोलते हैं बेटा मल्टीप्लिकेशन फेज। तो पहला तो स्टेप क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज होता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया में भी हम लोगों ने देखा था। मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा, यहां पर बहुत सारा सेल का फॉर्मेशन होगा, राइट। देन उसके बाद में यहां पर क्या होगा, जो सेल होंगी वो ग्रोथ फेज में जाएंगी। तो सेकेंड यहां पर प्रोसेस होगा ग्रोथ फेज, एंड थर्ड प्रोसेस यहां पर कहलाएगा मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज, राइट। फिर क्या होगा, मैचुरेशन फेज यहां पर देखा जाएगा। तो पहला जो यहां पर हेडिंग है वो हमारी पड़ेगी तो पहली हेडिंग हमारी क्या पड़ जाएगी बेटा, पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी मल्टीप्लिकेशन फेज, राइट। चलिए इसके अंतर्गत लिखें मल्टीप्लिकेशन फेज में एक्चुअल में oogenesis के प्रोसेस में क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से थ्योरी लिखिएगा और अंडरलाइन करते चलिएगा जहां जहां पर मैं बताऊं, क्योंकि फीमेल के रीजन में अगर आप लोग देखेंगे तो फीमेल्स में जो oogenesis का प्रोसेस होता है ये एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, जब उनके बनने की प्रक्रिया होती है या जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है बेबी, ठीक है, तभी से oogenesis की क्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। लेकिन बर्थ होने तक वो oogenesis की क्रिया रुक जाती है। देन उसके बाद में जैसे ही बेबी क्या होती है, मैच्योर होने लगती है, या जब मैच्योर होती है
तब अगेन क्या होता है, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जन्म के पहले से ही गर्ल्स में क्या होता है, यहां पर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंतर्गत लिखें, मल्टीप्लीकेशन फेज में लिखें, फीमेल्स में, उनकी लड़कियों में oogenesis, फीमेल में oogenesis की क्रिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, oogenesis की क्रिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही स्टार्ट हो जाती है, जिसमें या जहां पर जर्मिनल एपिथेलियम, जहां पर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर की, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर की प्रीमोर्डियल, इसको याद रखिएगा, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स वो होती है जो हम ये कह सकते हैं गैमीट के बनाने से पहले वाली कोशिका। ठीक है, प्री मतलब पहले, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, दैट मींस ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो आसपास की जो सेल पाई जाती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। इसको हम लोग स्पर्म मदर सेल या ऊगोनियल मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे मेल पर्सन की, तो मेल पर्सन में यहां पर मेल के लिए जो हम ये कह सकते हैं कि कोशिकाएं जो यहां पर पाई जाएंगी, जो मेल गैमीट बनाएंगी, राइट, उनको हम लोग बोलते हैं स्पर्म मदर सेल। और यहां पर जो फीमेल्स में सेल पाई जा रही है, जो डिफरेंट सेल पाई जा रही है ओवरी के अंदर, राइट, ओवरी में कहां पर, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर में। ठीक है ना, तो जर्मिनल एपिथेलियम लेयर में जो एक डिफरेंट सेल पाई जा रही है वो क्या कहलाएगी, ऊगोनियल जर्म सेल या ऊगोनियल मदर सेल, जर्म मदर सेल। तो ये क्या करेगी, oogenesis के प्रोसेस को कंप्लीट कराएगी। तो यहां पर जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल है, ये पहले की कोशिकाएं होती हैं, फर्स्ट सेल हम इनको कह सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा, जर्मिनल एपिथेलियम लेयर की प्रीमोर्डियल जर्म सेल में लगातार, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में लगातार माइटोसिस डिवीजन, इसको याद रखिएगा, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात है। एम्ब्रियोनिक स्टेज जब बेबी डेवलपमेंट कर रही होती है बॉडी के अंदर ही, बॉडी के मतलब हम कह सकते हैं मॉम के उम में, ठीक है, उम में ही जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तब ये कहानी चल रही है, माइटोसिस डिवीजन, इस बात को ध्यान रखिएगा। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा लाखों ऊगोनियल सेल्स का या ऊगोनियल मदर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यहां पर एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने बताया कि फीमेल्स में जो oogenesis का प्रोसेस हो रहा है, इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इसी में ही क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। दूसरी बात मैंने यहां पर समझाई कि जर्मिनल एपिथेलियम में, यानी कि जो oogenesis की प्रक्रिया हो रही है, जर्मिनल एपिथेलियम की लेयर में ही क्या होता है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स पाई जाती हैं। इनके अंदर लगातार माइटोसिस डिवीजन के कारण ऊगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी बहुत सारी ऊगोनियल सेल बनती हैं। ठीक है, आगे लिख लें, जन्म से पहले यानी जन्म नहीं हुआ उससे पहले ही, जन्म से पहले मेनी ऊगोनियल सेल डीजनरेट, यानी कि नष्ट हो जाती हैं, ऊगोनियल सेल डीजनरेट हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं, तथा कुछ ऊगोनियल सेल ग्रोथ करके प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करती हैं, प्राइमरी oocytes का फॉर्मेशन करती हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी कि बहुत सारी, जन्म से पहले ही बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं, ऊगोनियल सेल ऐसी होती हैं जो डिजनरेट कर जाती हैं, लेकिन कुछ ही ऊगोनियल सेल जो बचती हैं वो क्या करती हैं, ग्रोथ करके
प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करा देती हैं। ठीक है, आगे लिखें, यह प्रोसेस, ये जो कंप्लीट प्रोसेस हो रहा है इस प्रोसेस की बात करें, यह प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, यह प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय लगभग 25 वीक्स में, यानी कि 25 हफ्तों में, इस बात को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा कि जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो oogonial सेल्स होती हैं जो प्राइमरी oocyte में चेंज होती हैं, तो उसमें कितना समय लगता है, तो इसमें लगभग 25 वीक्स, 25 हफ्ते लगते हैं। ठीक है, 25 हफ्ते लग जाते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में। चलिए, oogonial सेल्स का क्या लिखा, 25 हफ्ते में ही, डेवलपमेंट के समय लगभग 25 हफ्ते में ही फिटस की ओवरी में स्टार्ट हो जाता है, फिटस की ओवरी में स्टार्ट हो जाता है। यानी कि 25 वीक्स में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो 25 वीक्स जब उसको हो जाते हैं, तभी क्या हो जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है। नए लाइन से लिखे हैं, प्राइमरी oocyte की संख्या लगभग 1.5 लाख, 1.5 लाख, लगभग 1.5 लाख तक हो सकती है। इसको याद रखिएगा, ये डाटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के बेस्ड पर, तो याद रखिएगा कि प्राइमरी oocyte का जो नंबर होता है वो लगभग 1.5 लाख तक हो सकता है, हो सकती है, तथा कुछ समय बाद यह नंबर डिक्रीज होने लगता है तथा फीमेल चाइल्ड के बर्थ के बाद, फीमेल चाइल्ड के बर्थ के समय इसकी संख्या या प्राइमरी oocyte की संख्या, बर्थ के समय प्राइमरी oocyte की संख्या ओवरी में 6,000 से लेकर, नहीं 60,000 से लेकर के, सॉरी, ओवरी में 60,000 से लेकर 80,000 तक, 60,000 से लेकर 80,000 तक होती है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जो प्राइमरी oocyte होती हैं इनकी नॉर्मली संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख तक होती है, लेकिन इनका नंबर क्या होता है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है। और जैसे ही फीमेल का जो चाइल्ड बर्थ करता है, मतलब जो फीमेल चाइल्ड बर्थ करती है, फीमेल बेबी पैदा होती है, तो उस समय अगर हम लोग प्राइमरी oocyte का संख्या देखें, नंबर देखें, तो ओवरी के अंदर इनका लगभग अमाउंट 60,000 से लेकर के 80,000 तक होता है। ठीक है, 60,000 से लेकर के 80,000 तक होता है, जिसमें से भी बहुत सारा ये प्राइमरी oocyte जो है डीजनरेट कर जाता है। और अगर एक लाइफ में देखा जाए, एक जो फीमेल होती है अपनी कंप्लीट लाइफ में, एक जो फीमेल है वो अपनी कंप्लीट लाइफ में लगभग 400 सेल्स का ओवम या एग के रूप में क्या करता है, मैच्योरेशन करती है। तो मैच्योरेशन जो यहां पर सेल्स का होगा, कंप्लीट जो सेल्स का मैच्योरेशन होगा, डेफिनेटली आपको पता है कि यहां पर इसको समझिए, डाटा मैं क्या बता रहा हूं, 60,000 से लेकर के 80,000 तक प्रीमोडियल जर्म सेल्स पाई जाती हैं ओवरी के अंदर। एक ओवरी में जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स एक है, एक ओवरी में मतलब डेफिनेटली 1 पेयर ओवरी पाई जाती है। ठीक है, तो एक पेयर ओवरी में मान लो 1 प्रीमोडियल oocyte जो यहां पर पाया जा रहा है, या प्राइमरी oocyte यहां पर जो पाया जा रहा है, ठीक है, प्राइमरी oocyte जो यहां पर एक पाया जा रहा है, ये एक प्राइमरी oocyte एक एग सेल या ओवम को क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन 60,000 से लेकर के 80,000 तक जो प्राइमरी oocyte पाया जा रहा है, इसमें से भी अगर लाइफ की बात करें, मतलब लाइफ स्पैन की बात करें फीमेल की, तो 100 ईयर्स में, 100 ईयर मतलब इसको समझिएगा, अभी मैं एक पॉइंट यहां पर बताऊंगा, ये मत सोचिएगा मैं गलत बता रहा हूं। 100 ईयर में मतलब 100 साल का हम मान लेते हैं, 100 साल का इसका लाइफ स्पैन है, तो इसकी जो स्टार्टिंग होगी, ओवम की जो रिलीज होने की स्टार्टिंग होगी, वो 13 to 14 ईयर में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
इसको लिखिएगा, मतलब समझ लो 13 से 14 साल में क्या होता है, एग रिलीज होना स्टार्ट कर देता है। और ये जो एग रिलीज होता है ये पर मंथ एक ओवरी से रिलीज होता है। और आपको पता है 1 पेयर ओवरी पाई जा रही है, तो 1 पेयर ओवरी में आप इसको याद रखिएगा कि मान लो इस मंथ में, मान लो जनवरी में हम बात करते हैं, तो जनवरी में राइट ओवरी ने काम किया, राइट ओवरी ने काम किया और इसने क्या प्रोड्यूस किया, एग प्रोड्यूस किया, ठीक है। लेकिन फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण ये एग डिस्ट्रॉय हो जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा क्या होता है, इसको बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो फरवरी की अगर हम लोग बात करेंगे, फरवरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो फरवरी में क्या होगा कि जो सेकंड यानी कि लेफ्ट वाला जो ओवरी है, 1 पेयर ओवरी है ना, राइट एंड लेफ्ट, तो लेफ्ट वाला जो ओवरी है ये काम करेगा, राइट वाला ओवरी काम नहीं करेगा क्योंकि ये काम कर चुका है जनवरी में, फरवरी में काम करेगा लेफ्ट वाला ओवरी, ठीक है ना। तो लेफ्ट वाला ओवरी जब काम करेगा तो एग रिलीज करेगा या ओवम रिलीज करेगा। अगर मान लो इसको भी स्पर्म नहीं मिलता है तो ये भी क्या कर जाएगा, फरवरी में मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा इस एग को बॉडी के बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 13 से लेकर के 14 साल तक की उम्र में ये स्टार्ट हो जाता है क्या, ओवम का रिलीज होना। और यहां पर पहला जो ओवम रिलीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं मैनार्क, ठीक है। पहला ओवम जो यहां पर रिलीज होगा उसको हम लोग बोलते हैं मैनार्क। अब यहां पर जो मैनार्क हो रहा है, दूसरी बात, अब ये कब तक रिलीज होगा भाई, एग है 100 ईयर में कब तक रिलीज हो सकता है। मान लो एक गर्ल है, उसके जीवन का जो लाइफ स्पैन है वो 100 साल तक जिएगी। अभी ये हम कह नहीं सकते कितने साल तक जिएगी, लेकिन हमने अनुमान लगाया 100 साल तक जिएगी। तो 100 साल में ये 13 से लेकर के 14 साल तक ये एग का मतलब मैच्योरेशन होगा, मैच्योर होगी और उसके बाद में एग रिलीज होगा, राइट। 13 से लेकर के मतलब 13 to 14 ईयर में जब एग रिलीज होता है उसके बाद में ये कब तक रिलीज होता रहेगा, तो अनुमान लगाया गया है कि 45 to 50 ईयर तक, यानी कि 45 से 50 साल तक की उम्र तक एग क्या होता है, रिलीज होता रहता है। एग क्या होता है बेटा, रिलीज होता रहता है। लेकिन 50 साल की उम्र के बाद एग रिलीज होना बंद हो जाता है। तो यहां पर यह भी पूछा जाता है कि फर्स्ट एग जो रिलीज हुआ उसको हम लोगों ने मैनार्क कहा, लेकिन सर जब लास्ट एग रिलीज होगा जिसके बाद में एग रिलीज होना ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज, पॉज माने होता रुक गया, मैनो मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाना दैट मींस एग का रिलीज होना बंद हो जाएगा। तो अबाउट ये 45 से 50 साल तक की उम्र तक क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है क्या, एग रिलीज होना, ठीक है। तो अपने पूरी लाइफ में मतलब यानी कि 13 से 14 साल से स्टार्टिंग हुई, 45 से 50 साल की उम्र में ये बंद हो गया, ठीक है। तो अपनी पूरी लाइफ में ये अबाउट अनुमान लगाया गया है कि 400 एग को क्या करती है बेटा, रिलीज करती है। अपनी कंप्लीट लाइफ में एक फीमेल 400 अंडे मतलब रिलीज कर सकती है या करती है, बताने का प्रयास मेरा ये था। तो क्या लिखा, कंटिन्यू प्रोसेस में लिखें 60,000 से लेकर के 80,000 तक प्राइमरी oocyte अरेंज रहते हैं। इस प्रकार एक फीमेल अपनी लाइफ में, इस प्रकार एक फीमेल अपनी लाइफ में लगभग 400 सेल्स का ओवम, अब एक ओवम एक बार में रिलीज होगा, ऐसा नहीं कि 400 एक बार में रिलीज होंगे, ऐसा नहीं है, एक ओवम एक बार में, ओवम या एग, ओवम या एग के रूप में मैचुरेशन करती है, मैचुरेशन करती है तथा बाकी के बचे प्राइमरी oocyte, तथा बाकी के बचे प्राइमरी oocyte डीजनरेट कर जाते हैं, तथा बाकी के बचे प्राइमरी oocyte डीजनरेट कर जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा। चलिए नई लाइन से लिखे हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा पूरा पॉइंट, नई लाइन से लिखिएगा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय प्रत्येक प्राइमरी oocyte, प्रत्येक प्राइमरी oocyte में, अब ये देखो बच्चे के अंदर की बात हो रही है अभी, ठीक है, मतलब बेबी के अंदर ही तो चलता है, बाहर थोड़ी ना चलता है, लेकिन बेबी अभी अपनी मॉम के उम्र में है, कहने का अर्थ ये है। तो बेबी अभी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही है
इसको याद रखना, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय प्रत्येक प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है। स्टार्ट कब होगा? मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कब स्टार्ट होगा प्राइमरी oocyte में? इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में ही। याद रखना, बाद में नहीं होता है। 13 to 14 ईयर में हम ये कह सकते हैं जब बेबी मैच्योर होने लगती है, या जब उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जब एग रिलीज होने का टाइम आता है, मैच्योरेशन होता है, तो उस समय ऐसा नहीं होगा। ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन प्राइमरी oocyte जब बन गए थे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में ही तभी होने लगता है। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, अब आपको पता है मियोसिस डिवीजन जो होता है वो दो पार्ट में कंप्लीट होता है, एक मियोसिस फर्स्ट, दूसरा मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में ही प्राइमरी oocyte में क्या होता है बेटा? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता। ये कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट कब होगा? जब बेबी 13 से 14 साल की हो जाएगी, बर्थ के बाद। ठीक है, लेकिन यह डिवीजन प्रोफेज फर्स्ट, आपको पता है मियोसिस जो डिवीजन होता है ये 4 अवस्थाओं में कंप्लीट होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोफेज, पुराना मैट, प्रोफेज, मेटा, हाँ ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 फेजेस होती हैं। पुराना मैट इसको याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो P फॉर प्रोफेज, M फॉर मेटाफेज, A फॉर एनाफेज, T फॉर टीलोफेज, पुराना मैट, राइट। तो यहां पर प्रोफेज फर्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, प्रोफेज फर्स्ट डिवीजन की बात करेंगे, तो प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है? अब यहां पर देखो, जो यहां पर एक डिवीजन दिया गया है, ठीक है, एक डिवीजन दिया गया है प्रोफेज फर्स्ट। इस प्रोफेज फर्स्ट में 5 सब डिवीजन पाए जाते हैं। प्रोफेज फर्स्ट में कितने डिवीजन पाए जाते हैं? 5 सब डिवीजन पाए जाते हैं। अब ये 5 सब डिवीजन कहने का मतलब क्या है? तो यहां पर जो 5 सब डिवीजन है वो कौन कौन से हैं? वो 5 प्रकार, कौन कौन से? देखिए, पहला यहां पर होगा लेप्टोटीन, ये एक सीरियल वाई में ही होगा। पहला होगा लेप्टोटीन, दूसरा होगा जाइगोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। तो यहां पर 5 उप प्रवस्थाएं पाई जा रही हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट के अंदर 5 और सब स्टेजेस पाई जाती हैं, जिसको हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, पांचों एक सीरियल में होती हैं। लेप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन होगा, जाइगोटीन के बाद में पैक्टिटीन होगा, पैक्टिटीन के बाद में डिप्लोटीन, डिप्लोटीन के बाद में डायकाइनेसिस कंप्लीट होगा। लेकिन मेरा कहने का अर्थ यहां पर यह है कि प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटीन स्टेज है, यानी कि यहां पर लेप्टोटीन हो जाएगा, प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन कंप्लीट हो जाएगा, जाइगोटीन कंप्लीट हो जाएगा, पैकेटीन कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो डिप्लोटीन स्टेज है, ठीक है, इस डिप्लोटीन स्टेज में इस डिवीजन को अरेस्ट कर लिया जाता है, दैट मींस रोक दिया जाता है। अब ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात हो रही बेटा, समझिए पूरा पॉइंट समझिए, कायदे से लिखा हुआ है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है, लेकिन इस डिवीजन में प्रोफेज फर्स्ट के अंतर्गत जो प्रोफेज फर्स्ट हो रहा है, इस प्रोफेज फर्स्ट में जो यहां पर डिप्लोटीन स्टेज है, जो कि 4th स्टेज मानी जा रही, 4th सब स्टेज मानी जा रही, इस 4th सब स्टेज यानी कि डिप्लोटीन स्टेज में इस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को रोक दिया जाता है। बॉडी क्या कर देती है? अपने आप इसको रोक देती, कहता नहीं अब आप इसके आगे डिवीजन नहीं करेंगे, डायकाइनेसिस नहीं करेंगे। डायकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद में प्रोफेज फर्स्ट के बाद में मेटाफेज फर्स्ट होगा, फिर एनाफेज होता, फिर टीलोफेज होता। लेकिन ये मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड एज वेल एज प्रोफेज फर्स्ट की 5th जो यहां पर सब डिवीजन है डायकाइनेसिस, ये नहीं होती हैं, कंप्लीट हो जाती, मतलब कंप्लीट नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? क्योंकि डिप्लोटीन स्टेज में इस डिवीजन को, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को रोक लिया जाता है, राइट? इतना समझ में आया? तो क्या लिखा? डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय होता, लेकिन डिप्लोटीन स्टेज में जैसे पहुंचा, इसको रोक लिया गया, बांध लिया गया, कैद कर दिया गया। अब कितने साल का कैद हुआ है? यहां पर कैद हुआ है 13 से 14 साल का, समझ रहे हो? अभी तो 9 मंथ का यहां पर पूरा कंप्लीट प्रोसेस भी रह गया है। चलिए, तो क्या लिखा? रुक जाता है तथा बचा हुआ डिवीजन
यानी कि जो यहां पर डायकाइनेसिस रह गया प्रोसेस, और डिप्लोटीन डिप्लोटीन डायकाइनेसिस दोनों प्रोसेस ये रह गए। ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट का, फिर यहां पर मेटाफेज फर्स्ट, फिर एनाफेज फर्स्ट, फिर टीलोफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट फर्स्ट कंप्लीट होगा। देन उसके बाद में मियोसिस सेकेंड भी होगा, क्योंकि मियोसिस डिवीजन दो स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड में ये चार अवस्थाएं पाई जाएंगी, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टीलोफेज सेकेंड। इसको याद रखिएगा। तो सेकेंड सेकेंड सेकेंड, यहां पर इसमें कोई भी सब डिवीजन नहीं आएगा, लेकिन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में 5 डिवीजन आते हैं। और जो 5 डिवीजन है बेटा, यही इंपॉर्टेंट डिवीजन होते हैं एक्चुअल में। अगर देखा जाए, ये स्टेजेस अगर नहीं पाई जाएंगी तो किसी भी प्रकार का आपको ह्यूमन बींग्स में या अदर एनिमल्स में आप देखते हैं वेरिएशन पाया जा रहा है, वो नहीं पाया जाएगा। अगर ये 5 सब स्टेजेस प्रोफेज फर्स्ट में नहीं होंगी तो वेरिएशन नहीं पाया जाएगा, और वेरिएशन अगर नहीं होगा तो इवोल्यूशन भी नहीं होगा। और वेरिएशन और इवोल्यूशन आने का मेन कारण होता है क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर ही जब नहीं होगा, जब क्रॉसिंग ओवर ही नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का वेरिएशन नहीं होगा तो किसी भी प्रकार का इवोल्यूशन नहीं होगा। सारा का सारा कनेक्टेड है एक दूसरे से, इसको याद रखिएगा। तो क्या लिखा, मैंने बोला तथा बचा हुआ डिवीजन एडल्ट एडल्ट फीमेल में, जब वो 13 to 14 ईयर की होती है जाकर के, इसको लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, एडल्ट डिवीजन, सॉरी, तथा बचा हुआ डिवीजन एडल्ट फीमेल में रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होने पर, रिप्रोडक्टिव एज, और रिप्रोडक्टिव एज जो यहां पर स्टार्ट हो रही है 13 से 14 साल में स्टार्ट हो जाती है। रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होने पर कंप्लीट होता है। ठीक है, नई लाइन से लिखें फटाफट। सामान्यतः सामान्यतः किसी एडल्ट फीमेल में, किसी एडल्ट फीमेल में प्रत्येक मंथ, यानी हर एक मंथ, प्रत्येक मंथ एक ओवरी के द्वारा, अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, हमको समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कि जो कुछ ऐसे मैमल्स हैं जिनमें 1 पेयर ओवरी पाई जा रही, कुछ ऐसे भी एनिमल है जिनमें बहुत सारा ओवरी पाया जा रहा है, जिनमें बहुत सारा ओवरी पाया जा रहा है, तो डेफिनेटली वो सारे के सारे ओवरी फंक्शनल हो गए। लेकिन जिसमें 1 पेयर ओवरी पाया जा रहा है, ठीक है, इनमें क्या होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करते हैं मैमल्स, उनके अंदर 1 पेयर ओवरी पाया जाता है। देन ये एक ओवरी एक मंथ में एक बार एग को रिलीज करेगी। तो सेकेंड हेडिंग हमारी बेटा पड़ेगी ग्रोथ फेज। इस ग्रोथ फेज के अंतर्गत लिख लीजिए आप, मल्टीप्लीकेशन फेज तो हमारा हो गया, मल्टीप्लीकेशन फेज के बाद में हमारा क्या रहेगा, ग्रोथ फेज रहेगा। फिर उसके बाद में मैच्योरेशन फेज स्टार्ट होगा। तो ग्रोथ फेज में लिख लें, थोड़ा सा ये है, लिखें यह oogenesis की, यह oogenesis की मोस्ट लॉन्गेस्ट, यानी कि बहुत लंबी चलने वाली, मोस्ट लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट लॉन्गेस्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड फेज होती है, फेज होती है, जिसमें प्राइमरी oocyte, अच्छे से समझिएगा इसको, पहले ही नाम से यहां पर लिख गया कि लंबी फेज होती है और कॉम्प्लिकेटेड फेज है। ठीक है, जिसमें प्राइमरी oocyte, जिसमें प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड, आपको पता है प्राइमरी oocyte में भी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये कैसा होगा, डिप्लॉयड कॉमा यूनिसेलुलर कॉमा यूनिन्यूक्लिएटेड, एक केंद्रकीय व राउंड शेप्ड, व राउंड शेप फॉर्म में होती है, रूप में होती है। लाइन से लिखें, ग्रोथ फेज में, ग्रोथ फेज में इंटर करने के बाद, कक्षा 12 करने के बाद में नहीं, प्रवेश करने के बाद, ग्रोथ फेज में प्रवेश करने के बाद प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte
अपने आकार में, अपने शेप में अत्यधिक ग्रोथ करती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस, जिसके परिणाम स्वरूप प्राइमरी oocyte का न्यूक्लियस साइज में, आकार में बड़ा होकर इसकी ऊपरी भाग में, अपर एंड पर, इसकी ऊपरी भाग में, अपर एंड में अरेंज हो जाता है। इसकी ऊपरी भाग में क्या हो जाता है बेटा? अरेंज हो जाता है, जिसे एनिमल पोल कहते हैं। आगे मैं जब आपको टाइप्स ऑफ एग पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये समझाऊंगा कि एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल क्या है, ठीक है, जिसे एनिमल पोल कहते हैं। तो एनिमल पोल कौन सा है? जिस रीजन में लार्ज न्यूक्लियस अरेंज रहता है, ठीक है, बड़ा सा न्यूक्लियस जिस एंड पर, जिस पोल पर पाया जाता है, उसे हम लोग एनिमल पोल कहते हैं। आगे लिख लें, प्राइमरी oocyte का बचा हुआ भाग, प्राइमरी oocyte का बचा हुआ भाग या साइटोप्लाज्म, बचा हुआ भाग या आप लिख दें साइटोप्लाज्म, इसके लोअर पार्ट, तो एनिमल पोल अपर पार्ट में होता है और जो साइटोप्लाज्म वाला रीजन होगा वो लोअर पार्ट में होगा। इसके लोअर पार्ट में अरेंज हो जाता है, जिसे वेजिटेटिव पोल कहते हैं, जिसे वेजिटेटिव पोल कहते हैं। अगर आप देखें एग को, तो एग के अंदर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से पाया जा रहा है। इसके अपर पार्ट में यहां पर एक न्यूक्लियस अरेंज रहता है, जिसको हम लोग एनिमल पोल कह रहे हैं, और बाकी का बचा हुआ जो भाग है ये इसके लोअर पार्ट में अरेंज रहता है, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव पोल, ठीक है, इसको वेजिटेटिव पोल के नाम से जाने। नए लाइन से लिखे हैं, ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte का साइज, अत्यधिक लार्ज करके, प्राइमरी oocyte का साइज अत्यधिक लार्ज या अत्यधिक बड़ा हो करके, अत्यधिक लार्ज हो करके, ऐसे लिखें, ये ज्यादा बता रहा है, अत्यधिक लार्ज हो करके इसके इनिशियल साइज की कंपैरिजन में, यानी कि जो इसकी प्रारंभिक साइज है, यानी कि अपना जो इसका स्टेबिलिटी साइज था उसके कंपैरिजन में, अपनी इनिशियल साइज की कंपैरिजन में 7 गुना अधिक लार्ज हो जाता है, यानी 7 टाइम मोर ये क्या हो जाता है? लार्ज हो जाता है। ग्रोथ फेज में, आगे लिखें, ग्रोथ फेज में प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस के साथ, प्राइमरी oocyte के न्यूक्लियस के साथ इसके साइटोप्लाज्म के साइज में, इसके साइटोप्लाज्म के साइज में भी वृद्धि होती है, तथा इसके साइटोप्लाज्म में भी वृद्धि होती है, तथा इसके अंदर यॉक, जो कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट माना जाता है, किसका? एग का, ठीक है, इसके भीतर या इसके अंदर यॉक का फॉर्मेशन हो जाता है, यॉक का फॉर्मेशन यानी निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी बेटा किसकी? ग्रोथ फेज की, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद में हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी वो पड़ेगी मैच्योरेशन। लिखें मैच्योरेशन फेज के अंतर्गत लिखें, हेडिंग हमारी पड़ जाएगी मैच्योरेशन फेज। अब हमारा ग्रोथ फेज हो गया, अब क्या करेगा ये एग, जो प्राइमरी oocyte है, मैच्योर करेगा। लेकिन प्राइमरी oocyte अपने साइज में अत्यधिक ग्रोथ करने के बाद,
प्राइमरी oocyte अपने साइज में अत्यधिक ग्रोथ करने के बाद मैचुरेशन फेज में या मैचुरेशन अवस्था में प्रवेश करता है जो किसी फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज में होता है। यानी कि मैचुरेशन फेज जो होगा वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव एज में होगा जाकर के, ठीक है, होता है। आगे लिखें, एक समय में केवल एक ही, यानी वन टाइम में केवल एक समय में केवल एक ही प्राइमरी oocyte मैचुरेशन फेज में प्रवेश करता है तथा मियोसिस फर्स्ट, यानी कि जो छूटी हुई डिवीजन थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसको कंप्लीट करेगा तथा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को कंप्लीट करता है। तो मैचुरेशन फेज में मियोसिस, अच्छा ये भी एक खास बात है, पूछा जाएगा कि जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिप्लोटीन स्टेज में जब रोक दी गई थी तो इसका कंप्लीट डिवीजन किस स्टेज में होगा? तो इसका कंप्लीट डिवीजन जो होगा जाकर के मैचुरेशन फेज में, राइट। तो उसको याद रखिएगा, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट करता है जिससे दो इरेगुलर शेप की, यानी कि दो असीमित आकार की, जिससे दो इरेगुलर शेप की कोशिका यानी सेल प्रोड्यूस्ड होती हैं। टू इरेगुलर शेप की सेल्स प्रोड्यूस होती हैं जिसमें, यानी कि असीमित आकार, यानी एक बड़ी सेल होगी एक छोटी सेल होगी, ठीक है, जिसमें लार्ज साइज सेल सेकेंडरी oocyte, यानी कि अब प्राइमरी oocyte से क्या बन गया बेटा? सेकेंडरी oocyte बन गया। कहां? मैचुरेशन फेज में। कैसे? मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होने पर, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होने पर ये प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में बनेगा। फाइनली इसने सफलता प्राप्त की, ठीक है। कब प्राप्त की? काफी समय बाद, लॉन्ग टाइम बाद। क्या लिखा? सेकेंडरी oocyte तथा स्मॉल साइज सेल फर्स्ट पोलर बॉडी, याद रखना क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पोलर बॉडी प्रोड्यूस होता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होने पर। याद रखना इस बात को। किससे होता है सर? प्राइमरी oocyte से होता है ना। हाँ भैया, प्राइमरी oocyte से होता है। चलो, फर्स्ट पोलर बॉडी कहलाती है। अंडरलाइन कर लेना इसको, अंडरलाइन से लिखें। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होने पर इसमें एक लार्ज एग या ओवम या ओवा या oocyte या ऊटिड, अरे सर काहे कंफ्यूज कर रहे हैं? अरे सब एक ही नाम है यार, कुछ भी याद रहे लिख दो। तथा सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है।
सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तथा इसी समय ये जो डिवीजन चल रहा है, ये वाला समय नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये नहीं, जब ये प्रोसेस हो रहा होगा उस समय, तथा इसी समय फर्स्ट पोलर बॉडी भी, फर्स्ट पोलर, इसको दोबारा से रीड करिएगा तब अच्छे से समझ में आएगा। तथा इसी समय फर्स्ट पोलर बॉडी भी मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट करने के बाद, मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट करने के बाद टू पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, दो पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करती है। सामान्यतः दैट मीन्स नॉर्मली सभी पोलर बॉडी, ऑल पोलर बॉडी। सर कितनी पोलर बॉडी बनी? तो याद करो, प्राइमरी oocyte ने जब डिवाइड किया तो सेकेंडरी oocyte बना, और सेकेंडरी oocyte के साथ साथ एक फर्स्ट पोलर बॉडी बनी। तो सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड किया, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हुआ, तो क्या हुआ, यहां पर एक एग सेल बन गया और यहां पर सेकेंड पोलर बॉडी बन गई। तो जो सेकेंड पोलर बॉडी बनी वो, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती थी वो, इस तरीके से दो पोलर बॉडी हो गई। लेकिन यहां पर जो पहली वाली पोलर बॉडी थी, ये क्या करेगी, डिवीजन करके दो पोलर बॉडी बना देगी। तो दो पोलर बॉडी प्राइमरी oocyte के डिवीजन होने के कारण बनी, और एक पोलर बॉडी सेकेंडरी oocyte के डिवीजन होने के कारण बनी। समझ रहे हो? सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड करता है तभी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी पोलर बॉडी क्या करता है, डिवाइड करता है। तो कुल मिलाकर के यहां पर टोटल 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अरे यार समझो यार, देखो मैंने बताया कि एक जो प्राइमरी oocyte था, ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte ने जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कराया, अभी समझ लो, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कराया, तो मैंने बताया यहां पर एक जो है सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बन जाता है। तो जो लार्ज वाला होता है ये सेकेंडरी oocyte है ना, सेकेंडरी oocyte, और जो स्मॉल वाला है ये क्या है, पोलर बॉडी। पोलर बॉडी कौन सी, फर्स्ट पोलर बॉडी। यार पूरी बात लिख लो, क्या सर आप नहीं लिख रहे हो, हम तो पढ़ रहे हैं। हाँ ठीक है, चलो ये फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई। अब जब इसमें मियोसिस सेकेंड होगा, जब ये बन जाएगा तो उसमें मियोसिस सेकेंड होगा। जब सेकेंडरी oocyte में, यानी कि इन दोनों में मियोसिस सेकेंड होगा, इसे समझ लो, जब इनमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तो सेकेंडरी oocyte जो होगा ये एक लार्ज साइज की सेल में डिवाइड करेगा जो कि एग सेल कहलाएगा, और एक स्मॉल साइज की सेल में डिवाइड करेगा जो कि सेकेंड पोलर बॉडी कहलाएगा। सेकेंड पोलर बॉडी, यानी कि एक पोलर बॉडी ये और एक पोलर बॉडी ये। अब मियोसिस सेकेंड डिवीजन सिर्फ इसी में थोड़ी ना होगा, मियोसिस सेकेंड डिवीजन इस पोलर बॉडी में भी होगा। तो पोलर बॉडी जब डिवाइड करेगा तो यहां पर दो पोलर बॉडी बना देगा। भाई सेकेंड डिवीजन हो रहा है ना, तो मियोसिस सेकेंड, एक डिवीजन में एक सेल दो सेल को फॉर्मेशन बनाती है, दो सेल का फॉर्म बनाती है, इसे समझ लो। तो यहां पर जो एक पोलर बॉडी है, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी थी, जब इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा तब इसके द्वारा कितनी पोलर बॉडी बन जाएंगी, टू पोलर बॉडी बन जाएंगी। तो वही तो मैंने लिखा है, टू पोलर बॉडी। तो यहां पर दो पोलर बॉडी ये हो गई और एक पोलर बॉडी ये हो गई, तो दो और एक, सेकेंड पोलर बॉडी है, सेकेंड, लेकिन है कितनी, एक सिंगल है। तो ये यहां पर दो पोलर बॉडी ये और एक पोलर बॉडी है, तो टोटल मिलाकर के कितनी हो गई, 3। तो सही तो लिखा है, गलत थोड़ी ना लिखा है। तो चलिए सामान्यतः ऑल पोलर बॉडी ब्रैकेट में कर दो 3, ठीक है। सामान्यतः ऑल पोलर बॉडी, सभी पोलर बॉडी एक समय के बाद डीजनरेट, एक समय के बाद डीजनरेट कर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए नए लाइन से लिखे हैं, नए लाइन से लिख लें फटाफट। किसी फीमेल मैमल्स, किसी फीमेल मैमल्स की बात कर रहे हैं स्पेशली हम लोग, किसी फीमेल मैमल्स की ओवरी में oogenesis प्रोसेस, ओवरी में oogenesis प्रोसेस कंप्लीट होने पर फाइनली एक एग सेल या ओवम, एक एग सेल व 3 पोलर बॉडी, एक एग सेल व 3 पोलर बॉडी का
फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक एक्सल व 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इस बात को याद रखियो। नलन से लिख लें यहां पर नलन से लिखें, फर्टिलाइजेशन होने पर, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया होने पर, फर्टिलाइजेशन होने पर एग सेल जाइगोट, जाइगोट बोले तो युग्मनज, एग सेल जाइगोट में चेंज हो जाता है, यानी कि इस एग सेल के साथ में स्पर्म सेल क्या करेगा, फ्यूज करके क्या बना देगा, जाइगोट बना देगा। तो क्या करता है, जाइगोट में चेंज हो जाता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो पाने पर, लेकिन फर्टिलाइजेशन ना हो पाने पर इस एग सेल का, या ऐसे लिख लो, यह एग सेल डीजनरेट करके, यह एग सेल डीजनरेट करके मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा, मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा बॉडी के आउटसाइड, बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, बॉडी के बाहर आउटसाइड रिलीज कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। तो बच्चों ये हमारा होता है कंप्लीट oogenesis का प्रोसेस। तो मैंने, हम लोगों ने यहां पर oogenesis के प्रोसेस को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला जो पार्ट यहां पर था वो था मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें जो यहां पर हम कह सकते हैं प्रीमोडियल जर्म सेल्स थी, राइट, प्रीमोडियल जर्म सेल्स जो पाई जा रही थी, वो प्रीमोडियल जर्म सेल्स डिवाइड करती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ये जर्मिनल एपिथेलियम में डिवाइड करती हैं, सॉरी जर्मिनल एपिथेलियम डिवाइड करके प्रीमोडियल जर्म सेल्स बनाती हैं, लाखों के रूप में बनाती हैं। वो मल्टीप्लिकेशन फेज में जाता है। ग्रोथ फेज में जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, ठीक है, ग्रोथ फेज में जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, यानी कि oogonal सेल्स का फॉर्मेशन करने के बाद में जो oogonal सेल्स हैं, ये अपने साइज में इंक्रीज करती हैं और प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करती हैं। समझ में आ रहा है? ये पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया हुआ है। जो प्राइमरी oocyte है, अब ये ग्रोथ फेज और मैचुरेशन फेज में कंप्लीटली एक एग सेल का फॉर्मेशन करा देता है जाकर के। तो बेटा जितनी भी थ्योरी मैंने यहां पर पढ़ाई उसको अच्छे से समझिए, अंडरलाइन भी कीजिए, और स्टोरी को बहुत अच्छे से जब आप बारीकी से समझेंगे, तो पढ़ेंगे उसको दोबारा अपने आप रीड करेंगे, तो बिल्कुल आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा इसका ग्राफ समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। तो ग्राफ भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। हम लोगों को पता है कि जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर, इस ओवरी के अंदर क्या पाई जाती है, प्रीमोडियल, प्रीमोडियल जर्म सेल्स पाई जाती हैं। इस ओवरी के अंदर क्या पाई जा रही है, प्रीमोडियल जर्म सेल्स पाई जा रही। अब आपको पता है जो प्रीमोडियल जर्म सेल्स हैं, ये कई बार माइटोसिस डिवीजन कराएंगी। क्या कराएंगी, माइटोसिस डिवीजन कराएंगी, जिसके उपरांत स्वरूप ये क्या बना देती हैं, बहुत सारे oogonia का फॉर्मेशन कर देती हैं। किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, oogonia का फॉर्मेशन कर देती हैं। और यहां तक का जो प्रोसेस ये कहला रहा है, ये क्या कहला रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज। भाई oogonia तक का प्रोसेस क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेशन फेज कहलाता है। oogonia बन गया यहां पर। अब जो oogonia है, ये ग्रोथ फेज में एंटर करेगा, ठीक है, ग्रोथ फेज में जाएगा, और ग्रोथ करके ये प्राइमरी oocyte का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। और आपको पता है यहां तक अभी सब डिप्लॉयड मामला है, हैप्लॉयड कुछ नहीं है। प्राइमरी oocyte का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन कर देता है। अभी जो प्राइमरी oocyte है, इसमें मियोसिस डिवीजन, इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट होता है। समझिए यहीं पर खेल है। इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन क्या होता है बेटा, स्टार्ट होता है। लेकिन आपको पता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन यहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है डिप्लोटीन स्टेज में। तो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हुआ कहां पर, एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको अरेस्ट कर लिया गया डिप्लोटीन स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में इसको रोक दिया गया। समझ रहा है, प्रोफेस फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में इसको क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। लेकिन ये मियोसिस डिवीजन कंप्लीट होगा कब, इसके एडल्ट स्टेज में। जब बेबी बर्थ करने के बाद में एडल्ट फॉर्म में आएगी, जब इसकी रिप्रोडक्टिव फेज यहां पर स्टार्ट होगी, तब रिप्रोडक्टिव फेज में इस मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को कंप्लीट किया जाएगा। जब मियोसिस फर्स्ट डिवीजन यहां पर बेटा कंप्लीट होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, यहां पर एक पोलर बॉडी बनेगा और एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहां पर क्या बन गया, एक सेकेंडरी oocyte बन गया
और यहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी का क्या हो गया बेटा, फॉर्मेशन हो गया। अब आपको पता है जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसके अंदर मियोसिस सेकंड होगा। अच्छा, ये यहां से ऊगुनिया से लेकर के ये वाला जो फेज है ये क्या कहलाएगा, ग्रोथ फेज कहलाएगा। ये सारा का सारा इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बना लेना अच्छे से, ग्रोथ फेज कहलाएगा। अब देन इसके बाद में ये वाला जो है ये क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेशन फेज, कंप्लीट टोटल पूरा प्रोसेस। तो यहां पर जो फर्स्ट पोलर बॉडी है इसके अंदर जब मियोसिस सेकंड होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा मियोसिस सेकंड, यहां पर डिवीजन होगा मियोसिस सेकंड। जब मियोसिस सेकंड होगा तो फर्स्ट पोलर बॉडी ये टू पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, टू पोलर बॉडी बनाएगा, और सेकेंडरी oocyte में एक पोलर बॉडी बन जाएगा जिसको हम लोग सेकंड पोलर बॉडी कहेंगे, और एक यहां पर एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, ये एग बन गया। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस कहला रहा है, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को अपन लोग बोलते हैं मैचुरेशन फेज, मैचुरेशन फेज। अब यहां पर एक खास बात समझना, एग का फॉर्मेशन हो गया है, अब एग रिलीज भी होगा ओवरी से, ठीक है, इसको याद रखना। तो एक्चुअल में जो एग का यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है, एक डिब्बे के अंदर हो रहा है। ये जो डिब्बे हैं इनको हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। तो यहां पर एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एग फॉर्म हो गया है, ये एग रिलीज होगा। ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होने के बाद में ये ओवरी से रिलीज होकर के मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव होल लाइक ह्यूमन बींग्स की मैं बता रहा हूं, ओवरी से रिलीज होने के बाद में इसको फैलोपियन ट्यूब के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और फैलोपियन ट्यूब के एक पार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब में कई पार्ट पाए जाते हैं, उसमें एक पार्ट पाया जाता है एम्पुला फैलोपियन ट्यूब, वहां पर जाकर के इसको रख दिया जाता है। और ये 48 घंटे तक, यानी 24 से 48 घंटे तक क्या रहता है, फर्टाइल रहता है। दैट मींस 48 घंटे के अंदर अंदर अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है एग के अंदर, तो डिस्ट्रक्टिव फेज यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्ट्रक्टिव फेज क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कैसे समझे? तो बेटा मैंने इसके ऊपर 12th में डिटेल में पढ़ाया हुआ है। और अच्छी बात यह है कि मैंने यहां पर अपने सेकंड चैनल जो सुमित राणा एकेडमी क्लासेस है, वहां पर क्लास 12th की कंप्लीट वीडियो को डाला हुआ है। तो मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, उसमें आप जो है जाइए और वहां पर जो 12th क्लास की जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन मैंने जो कंप्लीट वहां पर पढ़ाया हुआ है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप पूरा देखिए वहां पर, पहले लेक्चर से लेकर के लास्ट लेक्चर तक। तो आपको गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस और वहां पर किस तरीके से गैमेट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, लाइक oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, देन फर्टिलाइजेशन, और देन सब कुछ मैंने फिलहाल वहां पर पढ़ाया हुआ है डिटेल में। तो आप वहां पर अच्छे से समझ पाएंगे जो भी मैं यहाँ पर बताता हूँ। और मेंस्ट्रुअल साइकिल भी मैंने वहां पर डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के उसको कंप्लीटली पढ़ सकते हो, सिर्फ देख लो, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बेटा हमारा होता है कंप्लीट oogenesis का प्रोसेस। देन इसके बाद में हमारा जो इस प्रोसेस के बाद में जो एग बना, ठीक है, इस प्रोसेस में जो हमारा एग बना उसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एग सेल के ऊपर आप शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आ सकता है, लेकिन ये बहुत कम पूछा जाता है। पूछा एक्चुअल में क्या जाता है, पूछा जाता है टाइप ऑफ एग सेल, यानी कि जो एग कोशिका है वो कितने प्रकार की है, ठीक है। तो जो एग है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एग सेल। देन उसके बाद में डिफरेंस बिटवीन oogenesis स्पर्मेटोजेनेसिस, ये आपका था, ये पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो क्लास चलेगा वो टाइप ऑफ एग के ऊपर चलेगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा पूरा कंप्लीट प्रोसेस। नहीं आया तो दोबारा से रिपीट करके वीडियो देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा।